मास्टरमाइंड है वो, दिए हमने पुलिस। शेख अकील ने आशिक शेख और तुम्हारा नाम लिया कि आप लोग मास्टरमाइंड है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छी बात, आज कोर्ट का माहौल अगर आप सब लोगों ने देखे होंगे तो हम लोग यहाँ किसके लिए आए हैं और एक पार्टी के लोग किन लोगों के लिए आए थे ये वाज़ेह हो जाता। ये खुशी का वक्त है, हमारे जो लोग इतने महीनों से, ख़ास तौर से 2 ख्वातीन वहाँ पर बैठी थी, जेल में थी, उनकी बेल हुई है। ऐसे वक्त में इन लोगों के ताल्लुक से बोलना मुनासिब नहीं है। अच्छे वक्त में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोलूँगा। पुलिस ने इनकी जुडिशियल कस्टडी डिमांड की कोर्ट को। इसका मतलब ये है कि अभी इनकी पुलिस कस्टडी की पुलिस को ज़रूरत रही नहीं, इसीलिए कोर्ट के सामने उन्होंने आज मजिस्ट्रेट कस्टडी के ताल्लुक से 14 दिन मजिस्ट्रेट कस्टडी देना, ऐसा रिपोर्ट इनके ताल्लुक से हाजिर किया था। अब इनके ताल्लुक से पुलिस ने जो भी उनका इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट कर दी है और इसीलिए अब पुलिस इस गुने में आगे की तफ्तीश में लगी है। इस मैटर में ट्विस्ट ऐसा है, आज पुलिस ने इसमें 2 आरोपी को और अरेस्ट किया है, जिसका नाम है एक डॉक्टर नौशीन और शेख अकील। अब ये लोगों को जब पुलिस ने अरेस्ट की तो इनके खिलाफ़ में इस तरीके का आरोप है कि भाई इस मामले के अंदर आरोपी नंबर 1 यूसुफ इलियास को जो है, तो ये दोनों ने एक ब्लैकमेलिंग करने और खंडनी वसूली के ताल्लुक से एक ऐसे एरिया में बुलाया जहाँ पर सीसीटीवी वगैरह चल रहे थे और ऐसे एरिया में बुला के किसी लेडीज़ से बातचीत वगैरह करवाए हैं जो ऑलरेडी कैमरे में सिर्फ बातचीत के ताल्लुक से आए हुए हैं। पुलिस ने इनको हिरासत में लेके इनकी पुलिस कस्टडी मांगी 2 लोगों की और कोर्ट ने इनको 8 तारीख तक पुलिस कस्टडी में रखने का ऑर्डर किया। इस मामले के अंदर यूसुफ इलियास को ये लोगों ने ब्लैकमेलिंग करके इनसे 25 लाख रुपए मांगे थे और कुछ 15 लाख रुपए उनसे इन्होंने लिए भी थे और ये किस मामले में लिए गए इसके ताल्लुक से बहुत डिटेल में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना है। इसके लिए आज इनको कोर्ट के सामने हाजिर किया गया था। उसके अंदर पैसे देन लेन में और इनको जो ब्लैकमेलिंग की गई इसके ताल्लुक से और कौन गवाह है क्या है इसकी भी तफ्तीश पुलिस कर रही है। ये मामले को एक चीज़ तो अभी ऐसी नज़र आ रही है कि मेरे जो क्लाइंट है यूसुफ इलियास, इनको इस मामले के अंदर फंसाया गया है और सिर्फ फंसाया नहीं गया, उनको जो है तो इस मामले में खंडनी वसूली जैसा एक ऑफेंस इस मामले में किया गया। 25 लाख रुपए की उनसे डिमांड की गई, 15 लाख रुपए उनसे वसूला गया। ये सब मामला अब तफ्तीश के अंदर सामने आ रहा है। पुलिस इसकी और भी डिटेल इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। अब इसके बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या लाती है ये आगे हमको देखना है। ये 15 लाख रुपया किस चीज़ के लिए दिया गया? पुलिस रिपोर्ट में ऐसा बताया जा रहा है कि भाई ये 2 आरोपी जो पुलिस ने आज अरेस्ट की है, इन्होंने यूसुफ इलियास को इस तरीके की धमकी दी थी कि तुम्हारे कुछ वीडियो और ऑडियो हमारे पास है। अब पुलिस वो भी तहकीकात कर रही है कि ऑडियो वीडियो जो है वो बोगस है या किस तरीके से ये ऑडियो वीडियो इनके पास इन्होंने जो बता के धमकी दिए हैं वो किस तरीके के हैं, कई एडिट वगैरह करके तो नहीं लाया गया है। इस ताल्लुक से ही पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कई वीडियोस जो है तो वायरल हो रही थी, उसमें कितनी सच्चाई है, हकीकत है उसके बारे में ही पुलिस तहकीकात करने के लिए इनकी दोनों की पुलिस कस्टडी पुलिस ने ली है। इस मामले में कल शेख अकील और उनकी बीवी को गिरफ्तार की पुलिस, तो ये जो फरियादी थी उसने नाम लिया है कि किस तरीके से इनका नाम आया? नहीं, इसमें फरियादी ने नाम लिया है शायद। उसके ताल्लुक से तो रिपोर्ट के अंदर कोई डिटेल नहीं है कि भाई फरियादी ने ली या इन्वेस्टिगेशन के अंदर पुलिस ने इनको अरेस्ट की, लेकिन मालूमात ऐसी है इसके अंदर कि भाई ये दोनों के ताल्लुक से अब फरियादी का भी स्टेटमेंट पुलिस अगर ले रही होंगी तो आज किसी भी तरीके के स्टेटमेंट हम लोगों को देखने का अधिकार नहीं है। जब तक इसमें इन्वेस्टिगेशन पूरा होकर चार्जशीट कोर्ट में फाइल नहीं होता तब तक पुलिस ने किन किन लोगों के स्टेटमेंट ली ये ताल्लुक से हम लोगों को मालूमात नहीं रहती। कोर्ट में आज पुलिस ने जो रिमांड कोर्ट पेश की होगी उसमें किसी और का नाम है, किसी और गिरफ्तारी होने की? इसके अंदर फरारी बोल के जो है तो एक नदीमुद्दीन अलीउद्दीन ऐसे नाम का आदमी फरार बता रही है पुलिस। यही एक नाम है? बस सिर्फ एक ही नाम है और कुछ मास्टरमाइंड उनके वगैरह? नहीं, ऐसा तो कुछ नाम अभी तक पुलिस ने सामने नहीं लाई है। ये दोनों को पुलिस ने आज अरेस्ट करने के बाद में इसमें जो कलम बढ़ाई है वो कलम
भारतीय न्याय संहिता 308(2) के तहत और पोक्सो का एक्ट 16 के तहत ये 2 सेक्शन आज पुलिस ने इसमें एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। तो ये जो तीनों आरोपी है, इसमें 3 आरोपी हो गए थे, तीनों पे वही कलम लगी है क्या? नहीं, अभी ये 2 आरोपी को जब अरेस्ट करी पुलिस ने तो इनके ऊपर, इनको अरेस्ट करने के बाद इनके ऊपर ये कलम लागू होती है, ऐसा पुलिस का बोलना है। और बाकी के सेक्शन जो है वो आरोपी नंबर 1 के ताल्लुक से थे, जो मैंने कल बताया था। एक्सटॉर्शन का भी दाखिल है? एक्सटॉर्शन का ये मेरे ख्याल से 308(2)। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की कोशिश रास्ते से लेकर कोर्ट तक जो हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, रास्ते की भी लड़ाई लड़ी, सरकार ने जो SIT बनाई थी उसके खिलाफ भी रास्ते पे उतरे, एहतजाज हम लोगों ने किया। और माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, मैं मुस्तकीम डिग्रेटी साहब और हमारे तमाम ही साथी हुकूमत के खिलाफ में हम लोग लड़ते रहे, आँख में आँख डाल के हमने बात की। किरीट सुमैया जब भी मालेगांव आया, हम लोगों ने हर वक्त कानूनी तौर पर हमने उसका मुकाबला करने का काम किया। और कानूनी लड़ाई भी हमारे वकील एडवोकेट अजीम साहब, एडवोकेट आरिफ साहब, एडवोकेट मर्चेंट साहब, एडवोकेट तौसीफ साहब और बाकी हमारे जो एडवोकेट साथ में जो पैनल है, उन लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ी। और अल्लाह का करम है कि सबसे पहला जो शख्स अरेस्ट हुआ था सैयद साजिद, उसकी भी ज़मानत आज मंजूर हुई। उसके बाद जो नजमा बानो, सबाना बानो और साबिर अली, ये सबसे पहले अरेस्ट होने वालों में थे। और आज अल्लाह का करम है कि उनकी ज़मानत मंजूर हो गई मुकामी कोर्ट से। उम्मीद है कि 1-2 दिन में वो लोग बाहर आएंगे। और मालेगांव कोर्ट से हमको उम्मीद है, कानून पर भरोसा है कि अब जो लोग बचे हुए हैं, जिन लोगों की ज़मानत की अर्जी पेंडिंग है, उसके ऊपर बहस मुकम्मल हो गई। उम्मीद है कि कोर्ट अब रास्ता खुल चुका है, कोर्ट मेरिट की बुनियाद पर सबको ज़मानत देंगे, ऐसी उम्मीद है। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी जिस मकसद के तहत बनाई गई थी, हम आज उस मकसद में कामयाब हुए। हमारी लीगल टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि चार्जशीट के बाद मुसलसल 2.5-3 महीने से ये आर्ग्यूमेंट चल रहा है। इतना लंबा आर्ग्यूमेंट मेरी समझ से पहली बार किसी केस में चल रहा होगा। आज 4 लोगों की जामीन मंजूर हुई है। कुछ लोगों की हमारी ऐसी मालूमात है कि जिनकी जामीन मंजूर नहीं हुई है। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी अपने वकला से बातचीत करके उनका केस हाई कोर्ट में ले जाएंगी जामीन के लिए, तो वो भी फिक्र ना करे, रास्ता खुला है। यहाँ इतना ज़्यादा वक्त होने की वजह से चार्जशीट के बाद हम हाई कोर्ट नहीं जा सके, मगर जिनकी भी जामीन अगर यहाँ नहीं होंगी, उनका केस भी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी अपनी तरफ से हाई कोर्ट लेकर जाएंगी। इससे हट एक सवाल है, इलियास मामले में 376 मामले के अंदर आज 2 लोगों की और गिरफ्तारी हुई। शेख अकील ने आसिफ शेख और तुम्हारा नाम लिया कि आप लोग मास्टरमाइंड है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छी बात, आज कोर्ट का माहौल अगर आप सब लोगों ने देखे होंगे तो हम लोग यहाँ किसके लिए आए हैं और एक पार्टी के लोग किन लोगों के लिए आए थे, ये वाज़े हो जाता। ये खुशी का वक्त है। हमारे जो लोग इतने महीनों से, ख़ास तौर से 2 ख्वातीन वहाँ पर बैठी थी, जेल में थी, उनकी बेल हुई है। ऐसे वक्त में इन लोगों के ताल्लुक से बोलना मुनासिब नहीं है। अच्छे वक्त में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोलूँगा। भी जानते हैं कि FIR नंबर 62/2025 ये 30 अगस्त को 21:05 यानी 7:05 को दाखिल हुआ। मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद इलियास, ये एक ही शख्स के खिलाफ में FIR दाखिल हुई थी। उनको पुलिसों ने अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद में 5 दिन का पुलिसों ने PC मांगा और कोर्ट ने 3 दिन का PC देते हुए आज उनको फिर से कोर्ट में पेश किया। आज उनको कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिसों ने खुद से उनका MCR रिपोर्ट पेश किया। इसका मतलब है कि अब उनकी कस्टोडियल इंट्रोगेशन की और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं रही और उनको अब नासिक सेंट्रल भेजा जाए। उसके बाद में कल पुलिस स्टेशन की जो केस डायरी होती है, स्टेशन डायरी क्रमांक 17/2025 के हिसाब से 6:31 पर आरोपी क्रमांक 2 और आरोपी क्रमांक 3 यानी जो डॉक्टर साहिबा है और उनके जो शौहर है अकील शेख, इनको अरेस्ट किया। और पुलिसों ने अपने रिपोर्ट में
पीसीआर रिपोर्ट में 5 दिन का पीसी मांगा और अभी तक उसमें ऑर्डर हुई नहीं है, अब तक ऑर्डर उसमें पेंडिंग है। रही बात इनका जो रोल है एक्यूज़ नंबर 2 और एक्यूज़ नंबर 3 का, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और इनके एतबार से ऐसा बताया जाता है एक इसम जिनका नाम इस स्टेज पर लेना सही नहीं है, उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि 15 लाख रुपए अमाउंट ये लोगों ने एक्सेप्ट की है और इन्होंने उस वजह से कई लड़कियों के साथ इसी तरीके के सेक्सुअल स्कैंडल चलाकर सेक्स रैकेट ये लोग चलाती हैं और इसके एतबार से पुलिसों को तफ्तीश के लिए और डिटेल इन्वेस्टिगेशन इंट्रोगेशन के लिए इनका कस्टोडियल इंट्रोगेशन यानी पीसी चाहिए। मैंने पीड़िता यानी प्रोसिक्यूट्रिस की जानिब से कोर्ट में आर्ग्यू किया और कोर्ट को बताया कि सबसे पहली बात इसमें देखा जाए कि पीड़िता के साथ कितनी दफ़ा लैंगिक शोषण यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, किन किन मौके पर हुआ है और किस किस तरीके का सेक्सुअल इंटरकोर्स इस पीड़िता के साथ हुआ है। उसी के साथ साथ जो एक्यूज़ नंबर 2 और एक्यूज़ नंबर 3 है, डॉक्टर मैडम और उनके शौहर, इनका इसमें रोल क्या है, इनको इसमें आरोपी क्यों बनाया गया, किसके कहने पर बनाया गया और उसी के साथ साथ जो पीड़िता है उसके सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट यानी पुरानी जवाब की बुनियाद पर इनका नाम भी निष्पन्न हुआ और इनको भी आरोपी बनाया गया। तो उन्हीं के साथ आरोपी क्रमांक 1 के एडवोकेट जिनका तो एमसीआर हो चुका था, उन्होंने तो कुछ पैरवी नहीं की, उनको पैरवी करने की नौबत भी नहीं आई और आरोपी क्रमांक 2 और 3 के एडवोकेट ने पेश किया कोर्ट के सामने कि जो आरोपी क्रमांक 2 और 3 जो है इनका तो नाम एफआईआर में कहीं नहीं आता, इनके बारे में कोई जिक्र नहीं है, इनके बारे में कोई खुलासा नहीं, तो इनका नाम आया कैसे और किस वजह से आया। अभी मालूमात मिली है कि मेहरबान कोर्ट ने 8 तारीख तक यानी बरोज़ पीर तक उनको पीसी दी है। 5 दिन की पीसी मांगी थी और मेरे ख्याल में 5 दिन की पूरी पीसी कोर्ट ने हमारा आर्ग्यूमेंट सुनते हुए उनको दी है। उनके जो एडवोकेट थे आरोपी क्रमांक 2 और 3 के, उन्होंने कहा कि इनका कहीं नाम नहीं है, कोई रोल नहीं है, कोई जिक्र नहीं है, तो इनको आरोपी कैसे बनाया गया। तो हमने कोर्ट में ये कहा कि सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट का भी एक प्रोविज़न होता है और इस स्टेज पर जो केस डायरी देखने का अधिकार है वो मेहरबान न्यायालय को, उसी के साथ साथ सरकारी वकील को और असिस्ट टू पीपी जो करते हैं उनको भी देखने का अधिकार होता है। उसके अंदर ऐसे क्लियर कट रिसाइटल है कि आरोपी क्रमांक 2 और 3 का उसमें रोल क्या है, उनको किस वजह से इसमें आरोपी बनाया गया और इनका इन्वेस्टिगेशन और इंट्रोगेशन क्यों ज़रूरी है। आरोपी के वकील ने यह भी पेश किया कि ये लोगों का इसमें कोई रिलेशन नहीं, इनके एक रिलेटिव एक्स कॉरपोरेटर है, इन्होंने इसके खिलाफ में एफआईआर दाखिल की, इनको आरोपी बनाया, उनको आरोपी बनाया, इसलिए उनके साथ दुश्मनी निकाल कर पॉलिटिकल मोटिवेशन की बुनियाद पर इनको आरोपी बनाने की साजिश की गई है। तो हमने रिप्लाई में ये कहा कि एन एफआईआर इज़ नॉट एन इंसाइक्लोपीडिया, each and everything cannot be mentioned in FIR, each and everything will be considered at the time of full-fledged trial and the charge sheet is going to be filed. In that charge sheet each and everything will be disclosed and promulgated. तो कोर्ट ने हमारी बात को मानते हुए उनको 8 तारीख तक पीसी दी है और मोहम्मद यूसुफ मोहम्मद इलियास नामी जो शख्स है उनका आज कोर्ट में एमसीआर दायर किया। तीनों आरोपियों के नाम क्या? आरोपी के नाम तो इस स्टेज पर बताए नहीं जा सकते। जो पॉक्सो एक्ट है उसकी प्रोविजंस बहुत स्ट्रिंजेंट एंड एस्ट्रिंजेंट है और इस स्टेज पर नाम बताना, चाहे वो पीड़िता का हो या फिर अपेक्षित आरोपी का, वो बताना मुमकिन नहीं है। बहरहाल इसमें एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि जो आईपीसी का सेक्शन 384 जो था पुराना, जो अभी बीएनएस का सेक्शन 308 हो चुका है एक्सटॉर्शन खंडनी का, और उसी के साथ साथ सेक्शन 16 पॉक्सो एक्ट का वो भी ऐड हुआ है, अबेटमेंट टू इंस्टिगेट अ पर्सन टू डू एनी रॉन्गफुल एक्ट। इसमें इनिशियली सेक्शन 64 यानी 376, 351(2) यानी 504, 356(2) यानी 308 इसके अंदर लगाया गया था। उसी के साथ साथ 4, 6, 12 ये सेक्शन इनिशियली लगे थे। सेक्सुअल पेनिट्रेशन एक्ट हो गया, सेक्सुअल हरासमेंट हो गया या फिर सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, सब कलम उसमें इनिशियली लगे थे। पर आज पुलिसों ने 2 सेक्शन बढ़ाए, इससे पता चलता है मामले की नौइयत कितनी गंभीर है और ये लोगों को आरोपी क्यों बनाया गया है। और मुमकिन है कि आने वाले कल में और आने वाले वक्त में बहुत सारे आरोपी इसमें निष्पन्न हो और गांव के नामचीन लोगों का नाम भी इसमें शुमार हो सकता है। पुलिस जो रिमांड रिपोर्ट पेश की है तो उसमें कुछ नए नाम का खुलासा, नए एक नाम का उसमें अब तक खुलासा हुआ है। नाम नहीं बता सकते, आपको मैंने पहले ही कहा नाम इस स्टेज पर डिस्क्लोज नहीं कर सकते। 2 और 3 इनके ऊपर आपने बताया कि 15 लाख रुपये देने का आरोप लगा, तो
15 लाख रुपए किस वजह से लिए, इसके ताल्लुक से? 15 लाख इस वजह से लिए गए वो भी मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। बट ये बताया गया है कि 15 लाख लेने की वजह ये रही है कि एक स्कैंडल चलाते हैं और सेटलमेंट की बात थी, बस यहीं तक मैं बता सकता हूँ। अच्छा, आरोपी नंबर जो 1 है, इनकी तरफ से 15 लाख रुपया आरोपी नंबर 2 और 3 को दिया गया है, ऐसा एक शख्स ने उनके स्टेटमेंट में पुलिसों के सामने कहा है। अच्छा, ये जो आरोपी है 1, 2 नंबर और 3 नंबर, इसी में से किसी ने कहा है क्या? आरोपी क्रमांक 2 और 3 दोनों का नाम लिया गया है। अच्छा, पीड़िता का डायरेक्टली ये दोनों लोगों से क्या ताल्लुक है? ये जो 2 नए मुस्लिम, बड़ा अहम सवाल आपने किया है। पीड़िता जो थी वो आरोपी क्रमांक 2 के पास असिस्टेंट बोल के काम करती थी। वो उनके ऑफिस में, वो उनके क्लिनिक में कई अरसे से काम कर रही थी, और ऐसा कहा जाता है, प्रोसिक्यूशन की ऐसी स्टोरी है कि यही जो आरोपी क्रमांक 2 है ये सप्लाई करती थी और यही उनको अपने कस्टमर तक पहुंचाती थी, ऐसा कहना है, मजबूर करके, कंपेल करके। ये मामला कब का है और जब ये मामला कोर्टों का दाखिल हुआ, लेकिन आज लड़की बालिग है, तो ये क्या? देखिए, ये मामला जो है 25 जनवरी 2025 का है। 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच ये मामला पेश आया, जबकि एफआईआर जो दाखिल हुई 30 अगस्त 2025 को 21:05 यानी 7:05 पे दाखिल हुई। आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है कि मामला कब का है और एफआईआर अभी क्यों दाखिल हो रही है। तो अगर आप एफआईआर पढ़ेंगे और एफआईआर का पैरा नंबर 4 पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्लियर कट रिसाइटल दिए कि इसमें इतना डिले क्यों हुआ है, इसकी वजह क्या है, वो भी आपको इस स्टेज पे बताना सही नहीं, क्योंकि पॉक्सो एक बहुत स्टिंजेंट एक्ट है, उसकी प्रोविज़न बहुत हार्श है, और अभी कोई चीज़ रिवेल करना और अभी कोई चीज़ बताना ये प्रोसिक्यूशन के लिए फैटल साबित हो सकता है। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी जो शुरुआत की गई थी हमारे शेख आसिफ साहब, मुस्तकिम डिग्निटी साहब, इन्होंने उसको आज बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। और इस माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जो मेरे साथ बहुत सारे सीनियर एडवोकेट और कुछ जूनियर एडवोकेट भी थे, ये सभी लोगों ने मिलकर काफ़ी मेहनत की और ये मेहनत का नतीजा आया हुआ है कि आज कुछ लोगों की ज़मानत मंजूर हुई है, और इंशाल्लाह आगे भी बाकी जो भी लोग हैं उनकी ज़मानत मंजूर होंगी। इस ताल्लुक़ से जब भी इस मैटर के अंदर हेयरिंग हुई उस वक्त कोर्ट ने बहुत ही बारीकी से इस मामले के अंदर एक एक डॉक्यूमेंट को स्क्रूटनाइज़ किया, देखा। हर वक्त हर आरोपी के ताल्लुक़ से हम लोगों को टाइम टू टाइम बुलाया गया, पुलिस को बुलाया गया, सरकारी वकील को बुलाया गया, और कोर्ट ने सब देखकर इस मामले में ये बहुत बेहतरीन फ़ैसला लिया है कि इसमें कुछ लोगों की ज़मानत आज कोर्ट ने मंजूर की है। इनकी रिहाई कब तक? इनकी रिहाई अब ऑर्डर हमको 1-2 दिन में मिल गया तो 3 दिन कोर्ट को छुट्टी आ रही, फिर मंगल से रिहाई इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगी। अल्लाह का शुक्र है, मालेगांव पे जो एक बीजेपी वालों ने दाग लगाने की कोशिश किए थे कि यहाँ पर रोहिंगी है और बांग्लादेशी है। आप लोगों के लिए मैं कि 6 महीने से SIT बैठी थी, SIT ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और माशाल्लाह मालेगांव में कोई रोहिंगी और बांग्लादेशी नहीं मिला। लेकिन इस दौरान नया मालेगांव को बदनाम करने के हिसाब से नए केसेस रजिस्टर हुए, और जिन लोगों ने जन्म दाखिले के लिए एप्लीकेशन दिए थे उसमें जो कुछ भी गलतियाँ थी उसके बेसिस पे काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया गया था। ये जितने भी महरूसन हैं, अल्लाह का शुक्र है कि आज सबकी ज़मानत पर रिहाई हुई। जो मेरी नज़र में मजलूम थे, जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन बिलावजह इनको मालेगांव को बदनाम करने के हिसाब से इनको अरेस्ट किया गया था। इनकी अर्जी में कुछ खामियाँ थी वो बताई गई थी, और जो डेवलपमेंट लाते गए जिसमें असल जिम्मेदार मालेगांव कॉरपोरेशन के हेल्थ ऑफिसर है या तहसीलदार थे, इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए ये जो अर्जदार थे इनके ऊपर झूठी केसेस किए, और इनकी छोटी छोटी खामियां जो दुरुस्त हो सकती थी, ये लोग ज़्यादा देर तक रहना, मालेगांव बदनाम होना, अंदर रहना, उस हिसाब से पूरी कोशिश की। जो इल्ज़ामात लगाए थे कि भाई बर्थ एप्लीकेशन में इन्होंने गलत बयानी से काम लिया, उसके लिए स्पेशल एक्ट है बर्थ रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसके तहत सिर्फ 1000 रुपये जुर्माना है। तो वो सेक्शंस नहीं लगाते हुए ताज़रात हिंद की और जो भी नया कानून उसके कि इन्होंने धोखा दिए, गलत कागजात बनाए और ये सब किए। और ऐसे हालत में मालेगांव डिफेंस कमेटी का क़याम आया, और जो पिछले 4-5 साल से जो मालेगांव के ऊपर जुल्म किया जा रहा है वो सब मद्देनज़र रखते हुए बग़ैर किसी तफरीक के
बगैर किसी सियासी प्लेटफॉर्म के ये जो डिफेंस कमेटी एक आज़ादाना बनाई गई है, जबकि उसमें सियासी लोग वाबस्ता है, लेकिन ईमानदाराना तौर पे मालिकों के अवाम का फ़ायदा होना चाहिए। आपसी इख्तलाफात को दूर रखते हुए जो कदम बनाया गया, और जिस दिन से मालिकों डिफेंस कमेटी हुई, ऐसे जो भी मामला जिसमें मालिकों के अवाम के ऊपर नुकसान हो रहा है, ये उनके साथ तकलीफ पूरी हम लोग वो सब काम कर रहे हैं। मर्चेंट साहब ने जैसे बताया, सीनियर मर्चेंट साहब को और भी वकीलों की टीम को साथ रखी है एमडी ने। वक्फ एक्ट के लिए भी हम सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, वो भी लड़ रहे हैं। और इससे पहले की भी जो 12 नवंबर के मामला थे वो भी कमेटी ने की है, लेकिन उस वक्त कमेटी कायम नहीं थी। वो देखने के बाद ही ज़रूरत महसूस हुई कि कमेटी कायम करना चाहिए। तो बिला तफरीक के तमाम मुस्लिम वकला, गैर मुस्लिम वकला को साथ लेके मालिकों के अवाम के फलाह बहबूद के लिए काम किया गया, और माशाल्लाह हमें खुशी है। वरना इतने परेशान हो गए थे हम लोग भी काम करने के बाद में, इतना ज़्यादा अरसा हुआ कि तमाम रिश्तेदार रोज़ आते थे और आज क्या होगा कल क्या होगा। सरकार ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर कायम की थी, वो जगह पे मौजूद नहीं रहते थे, उसकी वजह से भी ताख़ीर हुई। तो जो जज साहब आए थे वो भी सख्त मिजाज है लेकिन अच्छे हैं, उन्होंने भी बारीकी से हमको हर एक मुद्दे के ऊपर बताते गए। कई नज़ायर हमने दिए, फिर उन्होंने सवालात निकाले, उसका जवाब आप देते जाओ। तो ऐसे माशाल्लाह पूरी टीम ने मेहनत की है, और आज उसका फ़ायदा ये है कि अल्लाह के फजल से ज़मानत के जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, आज 3 फैसले आए हैं, इंशाल्लाह बाकी कल है। इसलिए मैं पूरी टीम जो है उसको मुबारकबाद है। और सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि जो मालिकों पे जो दाग लगाया जा रहा था वो अदालत ने नहीं माना है, ये इल्ज़ामात भी बेबुनियाद है। मालेगांव कोर्ट में जो बड़ा कांड हुआ था, ये अलग अलग लोगों को अटक किया गया और उनको इल्ज़ाम था कि भाई ये लोगों ने गलत डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, उसका इस्तेमाल किए, ऐसी बहुत सी बातें करके गए। 4-5 महीने से ये लोग अंदर थे, जेल के अंदर, और तमाम कोशिश हम सब वकील लोगों ने की। उसमें खान साहब भी एक थे, बाकी भी लोग थे। तो हम सब लोगों ने बहुत कोशिश की, उसके अंदर बहुत सब्र रखा। नहीं तो बहुत सी ऐसी बातें आई थी कि भाई ये चलो बोल दो, हमको आपके पास से केस नहीं चलाना है। क्योंकि हमने बहुत सब्र से काम किए, जो भी इंक्वायरी की, साहब ने जो जो बातें पूछी, तो सब बातों का हमने बराबर जवाब दिया सब वकील लोगों ने। और एकजुट करके, है ना, ऐसा नहीं ये मेरा नहीं है वो तेरा नहीं है, ऐसा नहीं, सब लोगों ने एकजुट करके, खान साहब भी साथ में थे, फिर तौसीफ भी था, मैं था, और भी बाकी लोग थे, और सब लोगों ने बहुत समझ बूझ के हमने ये सब काम किए। और अभी जो मुझे जो मालूमात मिली है, तो वो हिसाब से मेरे जो 3 मौकिल थे इसके अंदर, एक नजिया थी, नजमा, और दूसरी क्या नाम, शबाना बानो, और एक यंग लड़का था एकदम, साजिद करके, हार्डली 19-20 साल का था जब उसका अरेस्ट किया गया। तो ये सब बातें थी उसके अंदर, काफ़ी कानूनी दावपेच चले उसके अंदर। और उसके अंदर ये जो भी हमने जो कानूनी बातें थी, खान साहब की मदद से हमने सब वो बातें भी साहब के सामने रखी। काफ़ी देर तक बहस चलती रही, आधा 1-1 घंटा बहस चली। साहब को जो भी उसके अंदर ये थे सवाल, साहब भी जज साहब पूछते गए, वो भी हम हमारे जो हिसाब से तब उसका जवाब देते थे। और अभी पूरी ऑर्डर मेरे पढ़ने में आई नहीं, लेकिन ये 2 औरतें जो थी, ये गए करीब 5-6 महीने से ये जेल में थी। उनके दोनों शहर मेरे अगल बगल में खड़े हैं, ये एक भाई साहब और ये एक भाई साहब। ये भी बेचारे जब भी तारीख रहती थी, जब बराबर आके हाजिर रहते थे, क्या होना क्या नहीं होना, क्या कागजात होना क्या नहीं। और यहाँ मैं थोड़ा एमएलए साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये लोगों ने हम लोगों के ऊपर इतबार रखा। नहीं तो क्या था कि हर एक आरोपी का वो अलग अलग वकील वो लेना चाहते थे, हर एक अलग अलग, लेकिन वो लोगों ने एमएलए साहब के ऊपर बहुत भरोसा किया, हम लोगों ने भरोसा किया। और ये जो डिफेंस कमेटी है, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, बराबर नाम, हाँ, तो ये लोगों ने भी, ये कमेटी ने हम लोगों के ऊपर बहुत विश्वास रखा और हमको काम करने में बहुत उन्होंने सहायता है। इसलिए ये कमेटी और आसिफ साहब, ये इनके हम बहुत शुक्रगुजार है। और आगे भी जो भी ये मामले में ये होगा। और इसके अंदर दूसरी महत्व की बात, हम लोगों ने फीस का 1 रुपया तक लिया नहीं, आज तक 1 रुपया नहीं। गए 5-6 महीने से हम जो भी कोशिश करना हम कर रहे हैं,
और हमने कभी मांगे भी नहीं कि इसके तरफ पैसे, जो भी खर्चा हुआ हम हमारे जेब में से कर देते थे और काम करते थे, क्योंकि ये लोग बहुत परेशान थे। हम देख रहे थे कि इनकी जो तकलीफ है तो ये बहुत ये थी, तो इसलिए हम भगवान अल्लाह मियाँ इनका हम शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमको ये काम करने में बहुत सहायता दी।